जो पेशेंट बहुत टेंशन में है, जो पेशेंट पूरे टाइम सोच रहा है क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं ये होगा कि नहीं होगा, उनकी प्रेगनेंसी चांसेस कम हो जाता है। बहुत लोगों को ये होता है कि आपने तो आईवीएफ में हमारे 12 एग निकाल लिए, 15 एग निकाल लिए, इतने सारे कम हो गए। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर महीने जब अंडा बन रहा है एक, तो उस एक अंडे के साथ 10-15 अंडे बनने तैयार होते हैं, शुरू होते हैं 10-15। लेकिन भगवान जी ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि उन 10-15 में से सिर्फ एक ही अंडा बड़ा होगा, राइट। इसीलिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इंसानों के कितने बच्चे होते हैं? एक, और बाकी के जो 10-15 थे वो एट्रैक्टिक हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज नॉर्मल। सो व्हाट आईवीएफ डज इज कि हम इंजेक्शन के थ्रू वो जो 10-15 अंडे उस एक अंडे के साथ खराब होने वाले थे उनको भी बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने 15 अंडे निकाल लिए तो आपके कम हो गए, नहीं, ये वही अंडे हैं जो आपके उस साइकिल में अदरवाइज भी खराब होने वाले थे, उन्हीं को हमने बड़ा कर लिया। हेलो डॉक्टर रश्मि। हेलो, कैसे हो आप? बस वेरी, थैंक यू सो मच for calling me in this podcast. Thank you. Thank you for coming. I am Dr. Rashmi Sharma, and I am basically an IVF specialist. And we have this center called Origin Fertility and IVF at Delhi. We are based at 3 locations at Pitampura, Southex, and Vikaspuri. तो मैम प्लीज ये बताइए, आईवीएफ प्रोसीजर या नेचुरल प्रेगनेंसी में एक फेथ का कितना बड़ा रोल होता है? फेथ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये मेरी बहुत प्रैक्टिस रही है हमेशा से पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट्स पूछते हैं सक्सेस रेट क्या है, तो हमें बताना होता है कि आईवीएफ की सक्सेस 100% नहीं है, ठीक है। विज्ञान अभी तक हमें यहीं तक लेके आया है कि हमें एग्स बनाने आ गए, हमें बच्चे बाहर बनाने आ गए, लेकिन एक बार जब बच्चा बच्चेदानी में डाल दिया तो वो लगेगा या नहीं लगेगा, ये अभी भी भगवान जी ने अपने ऊपर रखा हुआ है, राइट। अभी भी रिजल्ट्स पूरे तरह से डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। तो ऐसे में फेथ बड़ा काम आता है कि भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। आपने अपना कर्म कर लिया, आप एक डॉक्टर के पास आ गए, डॉक्टर भी अपना कर्म कर रहा है, राइट। गीता कहते हैं ना, कर्म करना है, फल को ऊपर वाले पे छोड़ दो, राइट। उसने आपकी किस्मत में लिखा है तो जरूर होगा। इस तरह से करके आप अपनी चिंताओं को खत्म कर सकते हो। पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी एंजाइटी खत्म कर सकते हैं। देखिए अदरवाइज पूरे टाइम चिंता करना, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे, उसी से रिजल्ट नेगेटिव आ जाएंगे। एक बार जब कर लिया फिर छोड़ दो, भगवान जी तूने क्या सोच रखा है, तू मेरे लिए जो करेगा ठीक करेगा। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अ लॉट इन डिक्रीजिंग द एंजाइटी लेवल्स। एंड क्या मतलब, आई एम श्योर कई आईवीएफ अटेम्प्ट्स भी होते हैं, कई बार नहीं भी होता, तो जब उसमें फेथ ब्रेक होता है तब क्या करना चाहिए? सो देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि आईवीएफ फेल होंगे, राइट, एंड बहुत ही शैटरिंग एक्सपीरियंस होता है किसी के लिए भी आईवीएफ का फेल होना या प्रेगनेंसी होके खराब हो जाना। दोनों ही चीजें पेशेंट्स को बिल्कुल तोड़ देते हैं। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली तो है ही, फाइनेंशियल स्ट्रेस के अलावा उसका जो इमोशनल स्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, वो बहुत बड़ा है। मेरे जो पेशेंट्स हैं, है ना, बहुत बार होगा कि आईवीएफ फेल हुआ तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि देखो, और बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत में कुछ है ही नहीं, मुझे तो भगवान जी ने कुछ दिया ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो उनको मैं हमेशा समझाती हूँ कि हमेशा पहले तो सुबह उठ के 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलो भगवान जी को। पहली बात, तुम्हें सेहत दी है कि नहीं, हेल्थ। अगर तुम मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, एक बच्चे के लिए बैठे हो, बट अदरवाइज यू आर हेल्दी, आप किसी बड़ी बीमारी से सफर नहीं कर रहे हो, आप हो कैंसर नहीं है, आपके मल्टीपल ऑपरेशन नहीं हो रखे, सो दैट्स अ बिग ब्लेसिंग, पहली बात। दूसरी बात, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपको वो फर्टिलिटी सेंटर तक लेके आ रही है, राइट, कहीं ना कहीं आपकी सपोर्टिव फैमिली है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फर्स्ट इज हेल्थ, थैंक यू बोलो। सेकेंड इज फैमिली, एंड थर्ड जो है आपके फाइनेंशियल्स, कि आपके पास खाने पीने के लाले नहीं पड़े हुए, ठीक है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जहाँ उनको पता नहीं होता कि सेकंड टाइम की रोटी कहाँ से आने वाली है, आपके घर का चूल्हा चल रहा है। तो ये 3 चीजें बहुत बड़ी हैं, ठीक है। बच्चा होना ठीक है, एक इच्छा है, बट आईवीएफ फेलियर को इतना भी दिल पे नहीं लेना है कि आप बाकी जो चीजें जिंदगी में जो ब्लेसिंग दे रखी है उसको हम इग्नोर करते हैं। सही बात है। सो आप ये कह रहे हो कि अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो हमको पॉजिटिव रहना चाहिए उस जर्नी में? पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। देखिए ये सारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का पता है, हम लोग जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे आईवीएफ स्पेशलिस्ट, तो हम लोग बात करते हैं कि जो पेशेंट बहुत टेंशन में है, जो पेशेंट पूरे टाइम सोच रहा है क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं ये होगा कि नहीं होगा, उनकी प्रेगनेंसी चांसेस कम हो जाते हैं। और जो पेशेंट बहुत मस्त होता है, 2 तरह के पेशेंट बड़े मस्त होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल गांव से हैं, जिनको ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा, हाँ जी, ठीक है, बस जो फेथ में आए कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, डॉक्टर साहब जो करोगे आप अच्छा करोगे, वो जरूर कंसीव करते हैं। और दूसरे पेशेंट्स होते हैं जो नॉलेज सब है, उनको इलाज सब पता है, लेकिन वो मस्त है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी तो चली रही है, ठीक है, वी आर फाइन।
वो पेशेंट भी जरूर कंसीव करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान जितना स्ट्रेस कम रहेगा उतनी आप अपनी सक्सेस के चांस को बढ़ाते। एंड पॉजिटिविटी के साथ मतलब पॉजिटिव आई गेस कपल्स का रहना तो जरूरी है, इसमें फैमिली का कितना रोल होता है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं आप, इंडिया में रह रहे हैं, तो फैमिली से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। सीरियसली अधिकतर तो केसेस में कपल्स को माँ बाप ही लेके आ रहे होते हैं, और कभी कभी तो दोनों तरफ के माँ बाप आ रहे होते हैं, सास ससुर माँ बाप सब आ रहे होते हैं, राइट। तो फैमिली का बहुत ज्यादा रोल है, और फैमिली का रोल मैं ये कहूंगी कि उनको शायद कपल को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये एक फैक्टर जो हम पेशेंट के साथ अकेले बैठ के जब बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई भी कुछ फैमिली में बोल दे तो उनको थोड़ा पिंच होता है, या उस फैमिली में खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे अगर किसी का बच्चा अभी अभी हुआ है, दुरानी का हो गया, जेठानी का हो गया, तो एक बहुत मेंटल प्रेशर में वो दंपति आ जाता है। हाँ, वो दंपति आ जाता है ऐसे में, और हर कपल की जर्नी बिल्कुल फर्क होती है। जैसे रिसेंटली मेरी एक पेशेंट है जो चल रही है, उनका AMH बहुत कम है, उनको बहुत जल्दी AMH इज एंटीबुलेरिन हार्मोन, जिसमें नंबर ऑफ एग्स पता चलते हैं बहुत कम है, 0.3 0.4 ऐसे, जिसमें ये पता चल रहा है कि उनको जल्दी कर लेना चाहिए। 4 साल हो गए हैं शादी को, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेठानी का बच्चा अपने आप 2 बच्चे नेचुरल हो गए। तो अब अगर मैं IVF कराऊंगी तो घर वाले क्या कहेंगे कि इसमें ही कमी है। तो मतलब ये जो घर का प्रेशर होता है ओवरऑल, उस लेडी को पता होते हुए भी कि IVF होना चाहिए, अंडे कम हैं, समय कम है, जल्दी कर लेना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है बिकॉज फैमिली का इतना प्रेशर है। सो ये एक तरह का टैबू भी होता है कई लोगों के माइंड में। यस, टैबू है, और बहुत बार फैमिलीज को समझाना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली क्या है, जो कपल है वो तो यंग जनरेशन है, वो IVF को समझ सकता है, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है, जो हमारी मतलब बड़ी जनरेशन है, उनको शायद IVF समझ ही नहीं आता। उनके हिसाब से IVF एबनॉर्मल चीज़ है, आर्टिफिशियल चीज़ है। बहुत बार तो गाँवों से मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आए जो 10 साल बाद आ रहे हैं, 15 साल बाद आ रहे हैं शादी के, जहाँ 10 साल पहले पता था कि इनका इलाज सिर्फ IVF के अलावा कुछ नहीं है, नलियां बंद पड़ी हैं, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि IVF ही होना है। इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमें ये सुनने में आया, या हमें तो ये पता है कि इसमें अंडे और स्पर्म बदल जाते हैं। अच्छा, इतने मिथ्स फैले हुए हैं, और इतना मतलब IVF की एक्सेप्टेबिलिटी को लेके स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है वो थोड़ा सा कम है, राइट। तो या अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। तो मतलब मिथ्स है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। यस, बहुत मिथ्स है, स्पेशली जो इंटीरियर्स है वहां से बहुत आते हैं कि जी हमने सुना इसमें स्पर्म बदल जाते हैं, बच्चा हमारा नहीं होता। इसलिए वो 10 साल तक IVF के लिए नहीं आ गया है, और उस चक्कर में उम्र निकल गई, उस चक्कर में अंडे खत्म हो गए, राइट। तो टाइम से अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते तो नेचुरली ट्रीटमेंट्स आर बेटर देन। जैसे एज की बात अगर करें, सो IVF ट्रीटमेंट में एज कितना मैटर करता है? एज बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेडी की एज बहुत मैटर करती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ एग्स कम होते चले जाते हैं, अंडों की क्वालिटी खराब होती चली जाती है, उससे बच्चे में एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जितनी यंग पेशेंट है उतना बेटर है। सो यूजुअली कहते हैं कि अगर यंग हो तुम्हारा तो नेचुरली हो जाएगा, क्यों IVF पे जाना? तो मैंने अपने आसपास भी सुना है। हाँ, सो देखिए ऐसा नहीं है, कई बार IVF की जरूरत 20 साल में भी पड़ती है, 21 साल में पड़ती है। तो कुछ जैसे एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है IVF के, एब्सोल्यूट मतलब जहाँ पता है IVF के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे अगर किसी लेडी की नलियां दोनों बंद है, तो उम्र चाहे 20 हो या 40 हो, होना IVF है। यंग एज में भी तो नलियां बंद हो सकते हैं, या किसी हस्बैंड मेल में स्पर्म है ही नहीं, 0 है, तो सहारा तो लेना पड़ेगा ना, चाहे उम्र कितनी भी कम हो। तो देयर आर सम इंडिकेशन जहाँ कितनी भी कम उम्र हो IVF की जरूरत है। तो उसमें फिर, और उसमें जितनी यंग एज है उतनी ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस है IVF के। IVF का अगर पहले से पता चल गया कि भाई IVF ही होना है तो टाइमली कर लेना चाहिए, फिर उम्र निकाल के भी किया तो क्या किया। माइंड से अवेयरनेस नहीं है लोगों में, पता सब है बट स्टिल एक माइंड में थोड़ा सा टेबू होता है ना, नहीं नेचुरल हो तो बहुत ही अच्छा है। यस। सो जैसे अभी आप कह रहे थे कि यंग एज में भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं या होता है, तो इसके रीजंस क्या होते हैं? यंग एज में ट्यूब्स ब्लॉक होने के यूजली रीजन इन्फेक्शंस होते हैं। हाँ, बाल के बराबर ट्यूब्स होती हैं, वेजाइना के थ्रू इन्फेक्शन जो है यूट्रस के थ्रू होता हुआ ट्यूब्स तक चला जाता है, तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। तो इन्फेक्शन यंग एज में भी हो सकता है, बड़ी हुई एज में भी हो सकता है। यूजुअल रीजन यही होता है इन्फेक्शंस। और आजकल तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, है ना, टीनेजर्स में, और तो दैट उसकी वजह से भी ये जो इन्फेक्शंस हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं, इसलिए ट्यूबल फैक्टर भी बढ़ गया है, इसलिए इनफर्टिलिटी भी थोड़ी बढ़ गई है, राइट। तो अब जैसे आपके पास कई पेशेंट्स आते होंगे, मतलब मुहूर्त की बात करते होंगे, आपको अगर सक्सेस होगा तो हमको अभी चाहिए और इस टाइम पे इतने टाइम में बेबी होगा या वैसे होगा, तो ये आप कैसे टैकल करते हो? बहुत आते हैं बहुत आता है। तो देखिए, जहाँ पे हमें प्रोजन ट्रांसफर करना है,
फ्रोजन ट्रांसफर मतलब एम्ब्रियो बन के तैयार रखा है और तब हमें डालना है। तो हम कह देते हैं पेशेंट को कि हाँ आप निकलवा लीजिए, क्या आपका अच्छा टाइम है, अपने पंडित जी से या जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं आप पूछ लीजिए, और हम साइकिल उस तरीके से मैनिपुलेट करके वी ट्राई टू मेक श्योर कि उन्हीं पर्टिकुलर डेज में हम ट्रांसफर कर पाए। तो अगर कोई पेशेंट का विश्वास है एस्ट्रोलॉजी में या किसी पे भी, आई सी नो हार्म इन फॉलोइंग दैट, आई सी नो हार्म इन कि हम पेशेंट की वो बात मान लें। इनफैक्ट बहुत बार ऐसे भी होता है कि जैसे किसी पेशेंट के कोई पहले फेलियर्स है, हाँ जी, तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि भाई देख लो, किसी से पूछना है पूछ लो, कंसल्ट करना है कर लो, कोई पर्टिकुलर टाइम है जिसमें हमें पर्चा ट्रांसफर करना चाहिए तो कर लो। इसलिए नहीं कि भी मुझे पता नहीं कि वो कितना हेल्प करेगी एस्ट्रोलॉजी या नहीं, बट इसलिए कि एक बैकग्राउंड में फेथ आता है पेशेंट के, राइट, एक पॉजिटिविटी आती है हाँ जी, हाँ जी, कि मुझे तो उन्होंने बोल दिया है तो शायद मेरा होगा। तो वो जो पॉजिटिविटी की फीलिंग है, वो जो एक फीलिंग है फेथ की, उसी से रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। सो आई एनकरेज माय पेशेंट्स कि देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग। मतलब कई डॉक्टर्स होते बोलते हैं आप अनपढ़ हो या पागल हो, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, उससे थोड़ी कुछ होता है, अब तो साइंस है। सो नहीं, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, बिकॉज देखिए आईवीएफ ट्रीटमेंट एज सच या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बड़ा टैक्सिंग होता है, इमोशनली टैक्सिंग होता है, जो इतने सारी इमोशंस इन्वॉल्व है और इतना वेट इन्वॉल्व है। आज आपने बच्चा डाल दिया, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं 12 दिन 14 दिन, रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक नींद उड़ जाती है पेशेंट्स की। तो मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ पेशेंट्स को कि फेथ इन गॉड रखना बहुत जरूरी है। जिस भी चीज से आपको दिमागी सुकून मिलता है वो कर लेना चाहिए। आपको कहीं पूजा करके आनी है, आपको कहीं मंदिर होके आना है, आप होके आओ, मत्था टेक के आओ, ठीक। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी है, जरूर लो, क्योंकि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज साइकोलॉजिकली टैक्सिंग ऑल्सो। तो अगर मान लिया वो कहीं स्पिरिचुअल में वो होके आई हैं और उससे उनको बहुत विश्वास मिलता है कि हाँ मैं अब यहाँ गई हूँ तो माता रानी अच्छा करेगी, तो व्हाट्स द हार्म? इट इज गिविंग हर पीस, इट इज गिविंग हर स्ट्रेस फ्री नाइट्स। So I encourage that. Why not? मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, ऑनेस्टली। No, it works. Ultimately जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, तो आपके हाथ में नहीं है रिजल्ट। आपने अपना कर्म कर लिया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने भी शायद अच्छे से ही अपना किया होगा। हर डॉक्टर चाहता है अपने पेशेंट का भला कर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हर डॉक्टर ये चाहेगा कि मेरे पास वो पेशेंट आया है तो मैं उसको कुछ देकर ही भेजूं, राइट। ये एटलीस्ट मेरी थिंकिंग ये रहती है। मेरे सामने अगर कोई पेशेंट बैठा है तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू भगवान जी को बोलूंगी कि भगवान जी आपने मुझे इस लायक बनाया है कि वो पेशेंट मेरे पास चल के आया है ना, मैं मुझे इस काबिल बनाया। दूसरा थैंक यू मैं पेशेंट को बोलूंगी कि भाई तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तुम्हें इलाज कर सकूं, तुमने इतना विश्वास रखा मेरे अंदर। तो ऐसे ही आई थिंक हर डॉक्टर समझते हैं। तो कर्म तो हमने कर लिया, उसके बाद चिंता कैसे कम करेंगे? भगवान जी से ही करेंगे कि भैया तू बैठा है ऊपर देख ले, है ना, सब अच्छे से हो जाए। अब जैसे हम बात आगे करें तो कई लोग आईवीएफ को एक नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं मानते, वो कहते हैं अरे हमारा तो नेचुरली है, नहीं मैंने आईवीएफ कराया है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहले नॉर्मली कंसीव करने की कोशिश की, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, सो आईवीएफ जाना पड़ा। तो मतलब काफी सुना है मैंने कि ये नेचुरल नहीं है, आईवीएफ से हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब उनको भी लगता है। तो ये कितना क्यों है ऐसा दिमाग में लोगों के? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब मैंने बहुत बार देती हूँ, बहुत पेशेंट्स को भी देती हूँ। बिकॉज बहुत बार पेशेंट्स आते हैं जहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि भाई इनको जल्दी मदद ले लेनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और पेशेंट मुझसे कहता है कि हमें तो नेचुरल प्रेगनेंसी करनी है, ठीक है। तो मेरा आंसर पता है क्या होता है? मेरा आंसर ये होता है कि जिस लाइट में बैठे हो, जैसे अभी हम इस स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, इज दैट लाइट नेचुरल? नो। व्हाई आर वी यूजिंग आर्टिफिशियल साइंस की दी हुई चीज? हमें जाके सूरज में पढ़ना चाहिए। आज हम फोन पे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कबूतर से भेजने चाहिए मैसेज, ठीक है। मेरे पास एक अमेरिका से फोन आया, ऑनलाइन कंसल्टेशन, 42-year-old lady with very less eggs. I told her कि you need to undergo IVF as soon as possible. She said, no, I want natural pregnancy. I said, what is natural? You are talking to me across 7 seas. आप 7 समुंदर पार से मेरे से बात कर रहे हो, ये नेचुरल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गाड़ी चला के जाते हो, इज दैट नेचुरल? नो। आप घोड़ा गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ, राइट। तो अगर हम अपनी जिंदगी की बाकी चीजों में हर जगह विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस की दी हुई जो ब्लेसिंग्स हैं, हम ये लाइट, हम पंखा, एसी, सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पत्थर से आग नहीं जला रहे हैं, है ना, हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गाड़ी से चल रहे हैं, तो मेडिकल फील्ड में क्यों नहीं? अगर हमें दिख ही गया कि भाई ये प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत है और
ऐसी एक मेडिकल साइंस ने सुविधा दी है जिससे बच्चा पैदा किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट यूज इट। समय रहते वो कर लेना चाहिए, सिर्फ नेचुरल के पीछे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, 1 साल ट्राई कर लिया, 2 साल ट्राई कर लिया, अगर नहीं हो रहा है, समय रहते साइंस का सहारा लो। समय रहते जिस भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, चाहे वो नॉर्मल ट्राई की IUI है या IVF है, वो तो देखिए एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे। जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, एटलीस्ट कंसल्टेशन ले लेंगे। हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना जस्ट बिकॉज इट इज IVF। नो, इट्स अ मिरेकल ऑफ साइंस। साइंस का चमत्कार है कि बच्चा बाहर। आप सोचिए, हमारे MD टाइम में जब मैं अपना PG एजुकेशन कर रही थी, तो हमें इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को देख के सैड फील होता था OPD में, क्योंकि हमारे पास उनको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो IVF, नथिंग। तो सिवाय हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगने के हम कुछ भी नहीं कर सकते थे कि वी आर सो सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू। हमारे पास था ही नहीं, आज की डेट में है। तो चमत्कार है साइंस का, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। आई ओपनिंग बात थी ये। जैसे हम कितनी चीजों का यूज करते हैं डेली लाइफ में, बट ऑफ कोर्स ना सोचते नहीं है। एंड अभी इसकी बात करें तो सेम चीज, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, C-सेक्शन और नेचुरल बर्थ में भी है, अगर अभी हम बात करें। यस, C-सेक्शन और नेचुरल बर्थ, यस, ये भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी है कि सिजेरियन सेक्शन को बहुत ही गलत करार दे दिया है। ये गलत है, राइट। C-सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी आज की डेट में देखा जाए, मदर के लिए दोनों सेम है। मदर के लिए जितनी कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल डिलीवरी में हो सकती हैं, उतनी ही कॉम्प्लिकेशन C-सेक्शन में भी हो सकती हैं। जितना बड़ा कट C-सेक्शन में एब्डोमेन पे है, उतना ही बड़ा कट वजाइना में नॉर्मल डिलीवरी पे है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे प्रोलैप्स यूट्रस हो सकता है, यूरिन के रास्ते की दिक्कत हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते की दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बट बच्चे के लिए बहुत बार सिजेरियन सेफ होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि बच्चे ने पॉटी कर दी, तो आपको बच्चा सिजेरियन से निकालना है, आपने नहीं निकाला तो बच्चे का सांस रुक जाएगा। जैसे अभी आजकल लड़कियां काफी करियर फोकस्ड हो रही हैं, शादी तो कर ली, ठीक है, बट अभी मदरहुड नहीं एम्ब्रेस करना चाहते हैं या किसी रीजन से XYZ को डिले कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है, या मतलब एक सर्टेन एज तक वो डिले कर रहे हैं, तो कितना ठीक है ये? एक्चुअली ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर लेडी की रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो बहुत लिमिटेड है। वो एक कुछ नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नंबर ऑफ एग्स कम होते जा रहे हैं और एक समय पे आके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद मेनोपॉज हो जाता है, राइट। और सिर्फ नंबर कम नहीं होता, उम्र के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है एग्स की। तो क्वालिटी खराब होने से क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मान लिया सपोज 30 के बाद या 35 के बाद बहुत तेजी से अगर एग्स की क्वालिटी खराब है, तो या तो बच्चा लगेगा ही नहीं, यानी कि निसंतानता बढ़ जाएगी। लग गया तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर बच्चा चल गया तो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो उम्र के साथ साथ एग की क्वालिटी और नंबर दोनों खराब होता है। तो समय रहते एक तो बच्चा कर लेना चाहिए। पर चलिए, बहुत कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहां किसी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे 30 साल पे या 32 साल पे या 35 साल पे वो नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला। अब सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि किसी से भी शादी कर लेंगे, पार्टनर तो चूज करके लेना होगा। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उनको राइट पार्टनर नहीं मिला, उनकी अभी शादी नहीं हुई, या वो अभी करना नहीं चाहते हैं, या शादीशुदा होने के बावजूद बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, या तो करियर है या उनको बाहर शिफ्ट होना है, उनके वीजे लगे हुए हैं, उनको बच्चा भी नहीं करना है। तो इन कंडीशन में हम लोग एडवाइस करते हैं कि एग फ्रीज करके रख लेने चाहिए। एग फ्रीज कर ले। यस, तो एग फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो अवेयरनेस गर्ल्स में आनी चाहिए, है ना, कि अगर 30-32 साल के आसपास हो गए हैं और आप किसी वजह से अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाह रहे हैं, तो बेटर है कि आप किसी अच्छे IVF स्पेशलिस्ट को मिल लें। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें कि आपको 10-1 दिन के इंजेक्शन लगते हैं, बस कोई बहुत बड़ा कोई कष्ट वाला ट्रीटमेंट भी नहीं होता। 10 दिन के करीब इंजेक्शन लगते हैं, बेहोश करके एग्स निकाल लिए जाते हैं, जिसके लिए कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। मतलब इट्स इजी ट्रीटमेंट, ओके, इजी एंड अभी अवेलेबल है, राइट। अभी इतनी जगह IVF सेंटर्स खुल गए हैं, तो बेटर है कि कंसल्ट कर लो, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, अपना फर्टिलिटी टेस्ट करा लो। AMH करके टेस्ट होता है, एंटी मिलेरियन हार्मोन, जो हमें ये बता देता है कि आपके अंडे कितने बचे हैं, कितना टाइम बचा है आपके पास, आप प्रेगनेंसी को डिले करना अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं, राइट। तो ये सब करके आप एग अपने फ्रीज करा के रख लो, ताकि ऐसा ना हो कि जब आपका बच्चा पैदा करने का टाइम आए तब आप अपने अंडे से माँ ही ना बन पाओ, राइट। तो एटलीस्ट एग फ्रीज करके रखे होंगे तो चांसेस बेटर होंगे। सो अगर किसी फीमेल के अब एग्स खत्म हो गए एक सर्टेन एज पे, बट एंड उनके एग्स फ्रीज हैं, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी हो जाती है? यस, जो हमने एग फ्रीज करके रखे हैं उन एग्स को निकाला, उनके हस्बैंड के स्पर्म लिए, बेबी बनाया और बेबी डाल के हम उनके यूट्रस में डाल सकते हैं। तो वो एग तो उसी यंग एज के फ्रीज हो गए, राइट।
तो दैट इज अ फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। सो क्वालिटी मेंटेन्ड है, वो उसी समय की मेंटेन्ड है जिस समय 100% रिजल्ट नहीं होते, जैसे आईवीएफ के रिजल्ट 100% नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अंडे फ्रीज करके रख दिए तो बैंक गारंटी की तरह रख दिया। आपको अपना प्रो फर्टिलिटी अप्रोच तो रखना ही है, बट ठीक है, अगर किसी वजह से नहीं हो पाया तो उन एग्स के थ्रू आप माँ बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर किसी रीजन से मतलब कि एम्ब्रियो अटैच नहीं हुआ या कुछ फेल हो रहा है अटेम्प्ट, तो क्या वो एग्स कम होते जाते हैं, ऐसा भी होता है? आईवीएफ करने से एग कम नहीं होते। अच्छा, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बहुत लोगों को ये होता है कि आपने तो आईवीएफ में हमारे 12 एग निकाल लिए, 15 एग निकाल लिए, इतने सारे कम हो गए। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर महीने जब हर लेडी, नॉर्मल बात करते हैं आईवीएफ की नहीं, जब अंडा बन रहा है एक, तो उस एक अंडे के साथ 10-15 अंडे बनने तैयार होते हैं, शुरू होते हैं 10-15। लेकिन भगवान जी ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि उन 10-15 में से सिर्फ एक ही अंडा बड़ा होगा, राइट। इसीलिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इंसानों के कितने बच्चे होते हैं? एक, सिंगल, राइट। वी आर नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड काउज की 5 बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं, 4। क्यों? क्योंकि उन 10-15 अंडे जो बनने शुरू हुए उनमें से सिर्फ एक ही अंडा मैच्योर हुआ, और बाकी के जो 10-15 थे वो एट्रैक्टिक हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज नॉर्मल। सो व्हाट आईवीएफ डज इज कि हम इंजेक्शन के थ्रू वो जो 10-15 अंडे उस एक अंडे के साथ खराब होने वाले थे उनको भी बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमने 15 अंडे निकाल लिए तो आपके कम हो गए, नहीं, ये वही अंडे हैं जो आपके उस साइकिल में अदरवाइज भी खराब होने वाले थे, उन्हीं को हमने बड़ा कर लिया, राइट। तो आईवीएफ करने से एग रिजर्व कम नहीं होता। मुझे लगता था शायद ये ऐसे हो जाता तो यार कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी लेडी के मतलब कुछ भी रीजन से हो ही नहीं सकते, एम्ब्रियो भी अटैच नहीं हो रहा है या कुछ है, तो ये सरोगेसी कहाँ पे फिर काम आती है? तो पहले मैं सरोगेसी बता देती हूँ कि होता क्या है। हाँ जी। सरोगेसी का मतलब होता है किसी और का यूट्रस या बच्चेदानी उधार पे लेना। सिंपल सी बात है कि एक दंपति है, अंडे उसी लेडी के हैं, हस्बैंड के शुक्राणु हैं, बच्चा उनका है जेनेटिकली, राइट, कपल का, लेकिन किसी वजह से लेडी बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो हमने किसी और की बच्चेदानी में डाल दिया। यानी कि जो दूसरी लेडी है उन्होंने अपना यूट्रस एक तरह से उधार पे दे दिया और उस यूट्रस के थ्रू बच्चा पैदा हो रहा है, जिसे हम सरोगेसी कहते हैं। इंडिया में सरोगेसी कानून लागू हो चुका है, ठीक है। दिसंबर 2021 में हमारे देश में कानून लागू हो चुका है और सरोगेसी के उन्होंने 4 इंडिकेशन बताए हैं जिनमें आप सरोगेसी कर सकते हो। सो इट इज लीगल, इट इज वेरी लीगल एंड रेगुलेटेड, थैंकफुली वेरी रेगुलेटेड। सरोगेसी अगर हमें किसी का भी करना होगा तो हमें सरकार से परमिशन लेनी होगी। वो कपल सरकार के पास ऑफिस है, वहां जाएगा, वो अपना केस प्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट का मेडिकल बोर्ड बैठेगा, गवर्नमेंट का मेडिकल बोर्ड उनकी केस फाइल को देखेगा कि भाई इनका सरोगेसी हो सकता है कि नहीं, है ना। जैसे उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी के बार आईवीएफ फेलियर हो चुके हैं, सरोगेसी कर सकते हैं। बार बच्चे खराब हो चुके हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, कर सकते हैं। या लेडी को कोई ऐसी बीमारी है कि अगर उसने प्रेगनेंसी करी तो उसकी जान के लिए खतरा हो जाएगा, सरोगेसी कर सकते हैं। या जन्म से बच्चेदानी है ही नहीं, या बच्चेदानी निकल गई, यूट्रस निकालने का ऑपरेशन करना पड़ गया, या बच्चेदानी के कोई ऐसे विकार हैं कि बच्चेदानी में बच्चा नहीं हो सकता, तो इन चारों कंडीशन में सरकार का जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा वो उनको परमिशन दे सकता है कि यस आप सरोगेसी कर सकते हो। सिंगल मैन सरोगेसी नहीं कर सकते, राइट। अब वो जमाना बीत गया कि जैसे तुषार कपूर या करण जौहर, है ना, दे सिंगल मैन, अंडा किसी और लेडी से लिया, एग डोनर, अपना स्पर्म दिया, बच्चा बनाया और किसी सरोगेट ने उनको बच्चा पैदा करके दे दिया। अब नहीं हो सकता। सिंगल मैन आर नॉट अलाउड इन आवर कंट्री, लॉ हमारा अगेंस्ट है। सोशल इंडिकेशन के लिए भी आप सरोगेसी नहीं कर सकते हो, नॉट लाइक शाहरुख खान, राइट, कि जो तीसरा बच्चा है वो सरोगेसी से पैदा हो रहा है। तो मतलब ये इंडिकेशन नहीं हो सकता कि मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना, राइट, तो हम सरोगेसी कर ले। मतलब उसका एक वैलिड मेडिकल इंडिकेशन होना चाहिए, तभी सरोगेसी होगी, तभी पॉसिबल होगी। और सरकार, गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिंजेंट इस पे रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से। कमर्शियल सरोगेसी भी अलाउड नहीं है। कमर्शियल मतलब पैसे देके सरोगेसी नहीं करोगे। आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या बिल्कुल आपका कोई रिश्तेदार है जो परोपकार के लिए आपको बच्चा पैदा करने को तैयार हो, अल्ट्रुस्टिक, वही सरोगेसी हो सकती है। तो या जिनमें जरूरत है वहां सरोगेसी भी की जा सकती है, प्रोवाइडेड आपके घर से कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, कोई सरोगेट है। और अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में ना फैमिलीज बहुत सपोर्टिव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे केस चल रहा है, वो दुरानी जेठानी, दुरानी को इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है कि भाई अगर उनको प्रेगनेंसी हो गई तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा, तो उनकी जो जेठानी है वो तैयार है सरोगेसी के लिए, उनका अप्रूवल वगैरह सब आ चुका है। तो
या ऐसे केसेस में सरोगेसी की जा सकती है। जो सरोगेट होती है वो जो कपल है वही लेके आते हैं या कुछ प्रोवाइड करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमर्शियल सरोगेसी इज टोटली बैंड, राइट। आप पैसा देके किसी से सरोगेसी नहीं करा सकते, नहीं करना चाहिए, है ना। उसको टाइटली रेगुलेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, विच इज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो सरोगेट नेचुरली जो दंपत्ति है उसका कोई जानकार ही सरोगेट होगा, क्योंकि देखिए 9 महीना बच्चा पाल के देना किसी का, और वो भी बिना किसी लालच के, बिना किसी फाइनेंशियल लालच के, वो वही करेगा जो सही में उस दंपत्ति की मदद करना चाहता हो। जैसे हमारी फैमिलीज में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई अगर भाई का बच्चा नहीं हो रहा तो बहन कई बार कहेगी कि कोई बात नहीं, मैं सरोगेसी कर देती हूँ, नंद कह देगी या भाभी कह देगी, दुरानी जेठानी। ये हमारे इंडियन फैमिलीज में अभी भी ये कल्चर है कि दे आर रेडी टू हेल्प, हमें क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है ये भी, कि अबॉर्शन से फर्टिलिटी पे कितना फर्क पड़ता है? मतलब मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि सुना है काफी कॉलेज के टाइम से कि अगर अबॉर्शन करा लोगे तो काफी लोग का प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो या देखिए, अबॉर्शन से डेफिनेटली फर्टिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। तो मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है कि एक बच्चा भी है और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ठीक है, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। इंडिया में अबॉर्शन लीगल है, इट इज नॉट लाइक यूएस सर्टेन स्टेट जहां अबॉर्शन लीगल ही नहीं है। इंडिया में लीगल है, तो हम उन्हें कभी पिल्स दे देंगे, कभी डीएनसी, जो भी उनके लिए इंडिकेटेड है वो सब करेंगे, बट साथ में एक डांट भी लगाएंगे। हमेशा एक मैं डांट लगाती हूँ, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग उनको देके भेजना होता है कि जब इतने रिलायबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट एक ट्रेंड सा होता है, जो पेशेंट एक बार अनवांटेड प्रेगनेंसी करके आया वो समाउ दोबारा भी आता है, तिबारा भी आता है। अच्छा, हाँ, लापरवाही जो होती है ना वो एक जैसे कहते हैं पर्सनैलिटी में होती है। तो वो उनको समझाना पड़ता है कि अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हो तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि भाई इन्फेक्शन हो जाए, आपकी नलियां बंद हो जाएं, या अगर डीएनसी हुई, डीएनसी में बच्चेदानी की परत खराब हो जाए, बहुत बहुत बार ऐसा हो सकता है, तो आपके सेकंड बच्चे में दिक्कत आ सकती है। तो एक तो इमोशनल टॉल तो है ही कि आप एक लाइफ को खत्म कर रहे हो, है ना, अपनी ही लाइफ को वो आप खत्म कर रहे हो। दूसरा, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी कभी ना कभी तो हो ही सकते हैं, कभी कभी तो हो ही सकते हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि प्रिकॉशंस यूज किए जाए। और साइंस का, यहाँ भी मैं ये कहूंगी, नेचुरल मेथड्स में मत रहिए, साइंस का सहारा लीजिए। इतने सारे कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल हैं, डॉक्टर से जाओ, सलाह लो, और जब प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तभी करो, ताकि आप अबॉर्शन से बच सको। एक क्वेश्चन वैसे पूछूं, पता नहीं इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पपीता विद काला नमक कितना कारगर है अबॉर्शन में? जहां तक मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है, इनफैक्ट आईवीएफ के बाद ना बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ, देखो हमारे एलोपैथी के हिसाब से हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें हाइजीनिक खाना है, हमें साफ स्वच्छ खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आपने बाहर का जंक खा लिया, गोलगप्पे समोसे खा लिए और फिर आप टाइफाइड करा लिया, आपने जॉन्डिस करा लिया, राइट, ये तो है ही। इसके अलावा आयुर्वेद में लोग शायद पपीता और पाइनएप्पल को मना करते हैं, शायद उसका कारण कुछ ये, देखिए वैसे तो कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इसके बारे में ज्यादा बता पाएगा, पर जहां तक मेरी नॉलेज है कि शायद पुराने जमाने में इनके बीजों से अबॉर्शन की दवाइयां बनाया करते थे, शायद ऐसा है, तो शायद इसलिए पपीता और पाइनएप्पल को मना करते हैं। हम भी पेशेंट्स को बोल देते हैं कि देखो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों मना करते हैं, बट ठीक है, मानने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज द आंसर, स्टैंडर्ड आंसर दैट वी गिव टू आवर पेशेंट्स। पपीते का तो बहुत बड़ा या मैंने क्वेश्चन है, काफी अनकॉमन है, लोगों का माइंडसेट तो नहीं आजकल, वैसे सिंगल चाइल्ड का माइंडसेट है लोगों का, कुछ भी हो हम एक ही बच्चा करेंगे। बट कई कपल्स ऐसे हैं जो कहते हैं बच्चा ही नहीं करना, उनकी शादी ही इस पे होती है कि हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे या कुछ भी करेंगे। या चाइल्ड टैक्सिंग तो होता है काफी, बट ये ही आजकल बहुत चल रहा है। क्या सर ये माइंडसेट भी सही है? क्या बच्चे सीरियसली इंपॉर्टेंट है एक मैरिड लाइफ में या कपल के लिए? देखिए, इसका जवाब तो आई थिंक बहुत पर्सनलाइज्ड है। हर दंपत्ति की परिस्थितियां फर्क हैं, हर दंपत्ति का सोच फर्क है, तो आई थिंक ये बहुत पर्सनल डिसीजन है, जिसमें शायद हमें अपनी टांग तो बिल्कुल ही नहीं अड़ानी चाहिए, और आई थिंक दंपत्ति पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मैं एक पॉजिटिव साइड बताती हूँ कि मेरे पास जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और सपोज उन्होंने बहुत कुछ कर लिया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, ठीक, या ठहर के भी खराब हो गई, अल्टीमेटली मतलब हार गए हैं वो। तो मैं उनको हमेशा ये समझाती हूँ कि भाई बच्चा होना इतना जरूरी नहीं है, जिंदगी में हजारों और चीजें हैं करने के लिए, राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपकी अपनी सेहत ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, आपके फाइनेंशियल्स ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसा नहीं कि अपनी जिंदगी को आप अधर में अटका लो। उससे एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, अपने ही पेशेंट की कहानी नहीं, आई मीन दिस इज रियल इंसिडेंस। मेरे पास एक पेशेंट आती है, अराउंड 42-43 साल की थी,
उनकी सिस्टर लेके आती हैं, राइट। और वो जो लेडी हैं वो बिल्कुल हरियाणा के एक ठेठ गांव से हैं, बिल्कुल डीप इंटीरियर के गांव से हैं, किसान हैं, अंगूठा टेक हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी हैं। उनका हम लोगों ने आईवीएफ किया, उनकी सिस्टर लेके आई और डोनर एग आईवीएफ था, खैर हमने किया। और उनकी सिस्टर मुझे कहती हैं कि मैडम आप इसका ना फ़ोन बंद करो। उनकी प्रेगनेंसी ठहर गई, उनको बोला यार मैडम आप उसका फ़ोन बंद करो। मैं सेड व्हाई? सर ये पूरे टाइम फ़ोन पे लगी रहती है। सर किससे बात करते हो? मैं अपनी सहेलियों से बात करती हूँ। कैन यू इमेजिन दैट लेडी लिविंग इन द हरियाणा विलेज डीप इंटीरियर, उसने अपना पूरा 20-25 सहेलियों का ग्रुप बनाया हुआ है, राइट, गांव में रह के। उसको वो संगत बोलते हैं, संगत, ठीक। और वो पूरे टाइम प्लान करते हैं, आज 2 महीने बाद इस मेले में जाना है, आज ये बस कर ली, इस तीर्थ यात्रा पे जाना है, आज यहाँ घूमने जाना है। मतलब वो लेडी गांव में रह के अनपढ़ होकर भी अपनी जिंदगी पूरे मजे से बिता रही है। उसने कभी बच्चे के ना होने को अपनी जिंदगी में बाधा नहीं बनने दिया। इनफैक्ट वो मुझे कहने लगी मैडम मैं आपको भी अपनी संगत में लेके चलूंगी, आप मेरे साथ घूमने चलोगे? ऐसा मैं जरूर चलूंगी। तो दैट शुड बी द जील ऑफ लाइफ, राइट। अगर बच्चा नहीं है तो क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स रखो, मजे करो, काम करो। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कपल्स जो इनफर्टिलिटी को सफर कर रहे हैं, कि अपने सिर पे हावी मत होनी चाहिए उस चीज को। एंड देयर आर मेनी कपल्स, मेरे बहुत सारे और पेशेंट्स भी हैं जो खुश हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, दे आर ओके इन लाइफ, व्हिच इज आल्सो वन वे ऑफ सीइंग लाइफ, राइट। सो आई थिंक इट्स एन ओके अप्रोच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, थैंक यू। थैंक यू फॉर बी हियर। बहुत नॉलेजेबल था मेरे लिए, ये काफी अच्छी चीजें इतनी जो पता चली। एंड आई होप ऑडियंस को भी काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।